गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमारा बुद्धि का पहला पार्ट पूरा हो गया था और अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं और सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 20 बोल रहा है कि बुद्धि के त्रिस्तरीय को क्या बोलेंगे? ट्राइआर्किक थ्योरी। त्रिस्तरीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील, व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो बुद्धि के इस विकास का सिद्धांत किया था किसने? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कौन सी? पहली बताई थी विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरी बताई थी सृजनशील बुद्धि और तीसरी बताई थी व्यवहारिक बुद्धि। 1985 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब? 1985। इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था बियॉन्ड आईक्यू। बियॉन्ड आईक्यू। तो आपको याद रखना है बच्चों, इसी से आपको कंप्लीट याद रह जाएगी कि रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। विश्लेषणात्मक बुद्धि, इस विश्लेषणात्मक बुद्धि को प्रसंग अर्जित घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। दूसरी बुद्धि बताई इन्होंने सृजनशील बुद्धि और तीसरी बुद्धि बताई इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि। एक बात और याद रखेंगे कि जो ये विश्लेषणात्मक बुद्धि थी, कौन सी? विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि के इन्होंने 3 घटक बताए। कौन कौन से? पहला घटक मेटा घटक। कौन सा घटक? मेटा घटक। दूसरा घटक ज्ञानार्जक घटक। ज्ञानार्जक घटक। और तीसरा घटक बताया निष्पादक घटक। निष्पादक घटक। तो ध्यान रखेंगे बेटा, क्या बुद्धि के 3 प्रकार, ट्राइआर्किक थ्योरी जिसे त्रितंत्रीय या त्रिचापीय सिद्धांत भी कहा जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत भी कह दो, त्रितंत्रीय सिद्धांत कह दो, ट्राइआर्किक थ्योरी। देने वाले कौन? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। कब दिया? 1985 में दिया। किस में दिया? बियॉन्ड आईक्यू नामक पुस्तक में दिया। बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनशील बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि के कितने घटक बताए? 3 घटक बताए। मेटा घटक, ज्ञानार्जक घटक और निष्पादक घटक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। आपको पता है हार्वर्ड ने तो क्या बताई थी? बुद्धि की 9 श्रेणियाँ बताई थी। थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था जिसमें बुद्धि के मूल रूप से 7 कारक बताए थे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। तो यहाँ पर हालांकि 3 प्रकार बताए थे, लेकिन ये जो यहाँ पर विश्लेषणात्मक, सृजनशील और व्यवहारिक बुद्धि बताई थी, ये किसने बताई थी? स्टर्नबर्ग ने। तो ये हो गया आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बुद्धि के 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बेसल आयु जो है संबंधित, ये बुद्धि से संबंधित है। ये बेसल आयु किसका प्रतिनिधित्व करती है? मानसिक आयु का। किसका? मानसिक आयु का। कि जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे बेसल आयु कहते हैं। और बेसल आयु किसका प्रतिनिधित्व करती है? मानसिक आयु। और मानसिक आयु का संबंध किससे? बुद्धि से। तो ध्यान रखना, बेसल आयु किसके मापन से है? बुद्धि के मापन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि गिलफोर्ड बोले तो वही गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया?
मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का संरचना प्रतिरूप या 3D मॉडल जो दिया था उसमें जो 3 नाम किस क्रम में दिए थे। तो मैंने आपको पिछले शायद अभी सवाल कोई आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका एक नाम क्या है, OCP थ्योरी। क्या नाम है, OCP थ्योरी। ओ बोले तो ऑपरेशनल यानी कि संक्रिया, सी बोले तो कंटेंट मतलब विषय वस्तु या संघटक, और पी बोले तो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो देखो आ गया ये फर्स्ट क्वेश्चन ही, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। क्या, संक्रिया, ऑपरेशनल, संघटक, कंटेंट और उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संक्रिया, संघटक और उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटियाकृत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं। इसी से संबंधित हमारा पहले भी एक क्वेश्चन आया था, पर आप याद रखेंगे भाटियाकृत जो क्रियात्मक बुद्धि परफॉर्मेंस इंटेलिजेंसी जो टेस्ट थे ना, ये ध्यान रखेंगे कि भाटियाकृत परीक्षण जो था 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था। और आपको क्या याद रखना है, यह भारत निर्मित, कैसा परीक्षण था, भारत निर्मित परीक्षण था, भारत निर्मित परीक्षण। इस परीक्षण में 5 उप परीक्षण आए थे, 5 उप परीक्षण। तो बेटा आप याद रखेंगे, मैं भाटियाकृत उप परीक्षण यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। अगली बार तो मैं साइड में ना जगह रखूँगी इसमें, ताकि साइड में आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ केवल क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना नहीं है। वो तो आप भी कर लेंगे कि कहीं पर भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन पढ़ा और आपने उत्तर। मेरा यहाँ उद्देश्य बेटा ये है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं और उससे रिलेटेड जो भी और प्रश्न बनते हैं और उसका आप उत्तर कैसे देंगे, ये सब। तो आपको याद रखना है भाटियाकृत परीक्षण कैसा परीक्षण है, तो आप कहेंगे कि ये एक क्रियात्मक परीक्षण है यानी परफॉर्मेंस बेस्ड परीक्षण है। एक प्रश्न हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहीं पर कि भाटियाकृत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जो प्रयोग है वो कौन सी आयु के लिए, तो फिर आप कहेंगे 11 से 16 वर्ष के लिए। एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है यहाँ पर देखेंगे आप कि जो भाटियाकृत परीक्षण था, भाटियाकृत परीक्षण कैसा परीक्षण था, भारतीय परीक्षण था बिल्कुल। तो इसके उप परीक्षण कई बार पूछा जाता है कि भाटियाकृत बुद्धि परीक्षण में कौन सा उप परीक्षण नहीं आता। तो बेटा ध्यान रखना कि इसमें जो पहला उप परीक्षण है वो है आपका कोहो ब्लोक ने बनाया था ना, कोहो ब्लोक बुद्धि परीक्षण। दूसरा जो परीक्षण है वो आपका आता है पास एलॉग परीक्षण। तीसरा जो परीक्षण आपका आता है वो आता है चित्र निर्माण परीक्षण। और जो चौथा परीक्षण आता है आपका वो आता है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। और जो पांचवा परीक्षण आता है आपका वो आपका आता है तत्कालिक स्मृति परीक्षण। तो आपके सामने भाटिया बुद्धि परीक्षण बेटा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षण है, जिसमें से 2 या 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं, जो मैंने आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिए कि भाटियाकृत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कैसा परीक्षण है, तो भारत निर्मित परीक्षण है। इस परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए रखा गया, 11 से 16 वर्ष के लिए रखा गया। भाटियाकृत बुद्धि परीक्षण में कौन सा उप परीक्षण नहीं आता, तो इनमें से कोई भी 3 नाम दे देंगे, कोहो ब्लोक परीक्षण, पास एलॉग परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, और इसकी जगह कोई एक और दे देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। तो ये 5 इसके अंदर क्या आते हैं, उप परीक्षण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोलता है कि हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंसी की बात करें ना, फ्रेम ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी,
उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने कौन सी बुद्धि बताई, क्या बताई, द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। तो देखिए, विश्लेषणात्मक बुद्धि ये तो किसकी थी, स्टर्नबर्ग की थी। रचनात्मक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि ये भी किसकी थी, स्टर्नबर्ग की थी। व्यवहारिक बुद्धि ये भी स्टर्नबर्ग की थी। और हमने जब बुद्धि की 9 श्रेणियां पढ़ी थी वहाँ पर 1998 में जो जोड़ी थी ना, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 1998 में जो जुड़ी थी प्रकृतिवादी बुद्धि, तो यहाँ प्रकृतिवादी कौशल नाम दे दी, उसी से संबंधित है कि कौन सी सुझाई गई है। तो आप याद रखेंगे प्रकृतिवादी कौशल। तो प्रकृतिवादी बुद्धि या प्रकृतिवादी कौशल ये गार्डनर द्वारा दी गई बुद्धि की श्रेणी में आती है। और ये तीनों, ये वाली और ये वाली तो किसकी थी, स्टर्नबर्ग की। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए ना, यहाँ पर ये देखो, ये रही विश्लेषणात्मक, सृजनशील और व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। मतलब बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय या बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। तो ध्यान रखेंगे, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र देने वाले थे वो कौन थे, टर्मन। जो आईक्यू का जो सूत्र दिया था या बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, तो क्या कहा इन्होंने कहा कि आईक्यू बराबर MA/CA × 100। मतलब बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु × 100। ये जो सूत्र दिया था, ये सूत्र 1916 ईस्वी में किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, टर्मन। कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया किसने किया, टर्मन ने किया। कब किया, 1916 में किया था। और क्या था ये संप्रत्यय, ये संप्रत्यय था IQ MA/CA × 100, या हिंदी में बोलेंगे तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु × 100। तो ध्यान रखेंगे, ये मैंने कंप्लीट तीनों प्रश्न इसी के माध्यम से आपको बता दिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि बोले तो ग्रोथ होने से नहीं रुक सकती। यानी जैसे जैसे आयु बढ़ती है तैसे तैसे वो रुकती नहीं है, उल्टा क्या होती है, बढ़ती है। तो ध्यान रखना, ये जो बढ़ने वाली बात होती है वो हमारी क्या, संवेगात्मक बुद्धि या हमारी भावात्मक बुद्धि। क्योंकि भावात्मक बुद्धि क्या, हमारी कैसी बुद्धि होती है, अर्जित। ये बात भी आप याद रखेंगे, कैसी होती है, अर्जित। समय के साथ साथ ये अभिवृद्धि को प्राप्त होती है या ग्रोथ होती है, इसकी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी भावात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि बढ़ती है। और संवेगात्मक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि के जनक कौन थे, डेनियल गोलमैन ने 1995 की एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आई थी और जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि जो है जो अपनी बुद्धि लब्धि है उससे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात इन्होंने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन से विभाग खोला। तो कौन सा विभाग खोला, बिल्कुल मनोविज्ञान विभाग, क्योंकि यहीं से बुद्धि का प्रशिक्षण और अच्छे से किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मनोविज्ञान विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। मतलब आप किसी समुदाय में जो संबंध किससे बनते हैं, संवेगों से। आपका किसी के साथ अच्छे संबंध है, मतलब आपका संवेग उनके साथ सही उजागर हो रहा है, आपका उनके साथ संबंध अच्छे हैं। तो ये अच्छे संबंध कौन सी बुद्धि, बिल्कुल ये अच्छे संबंध का जो निर्माण करती है वो कौन सी बुद्धि होती है, सामयिक बुद्धि, या फिर जिसे हम भावात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं। और ये संवेगात्मक बुद्धि आपके जो मार्केटिंग वगैरह का काम करते हैं ना, उनमें भी बहुत
ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कौन से काम में? मार्केटिंग, जो उपभोक्ता वगैरह को आराम से पहचानना, उनको आसानी से पहचानना, और ये सब किस पर निर्भर करता है? संवेगों पर। तो समुदाय में पहचान बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें कौन सी बुद्धि की ज़रूरत होती है? सामयिक। आपको पता है इस बुद्धि का हमारे कार्य की सफलता में कितना योगदान होता है? 80%। और IQ का तो मात्र कितने %? 20%। तो ध्यान रखना, संवेगात्मक बुद्धि का हमारी कार्य की सफलता में 80% योगदान होता है। और ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कहते हैं अधिक पाई जाती है, क्योंकि सेंसिटिव होती है ना महिलाएं, तो महिलाओं में सामयिक बुद्धि ज़्यादा होती है। जन्मजात नहीं होती है ये बुद्धि। कैसी होती है? अर्जित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान है। बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान, जिसे मापना आसान है लेकिन परिभाषित करना क्या है? मुश्किल है। परिभाषित करना मुश्किल है। और इस बात को कहने वाले कौन है? जैनसन। तो ध्यान रखना कि बिजली को मापने की बजाय परिभाषित करना आसान है। इस बात को कहने वाले कौन है? जैनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, EQ और IQ किस चीज़ की उदाहरण है? क्या उदाहरण है? ये एक मानक प्रदत्त हैं। ध्यान रखेंगे, ये क्या है? एक मानक प्रदत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए। जैसे टर्मन और मेरिल ने भी समूह बनाए, अकेले टर्मन ने भी समूह बनाए। बुद्धि की सारणी देखते हैं ना, वहाँ पर समूह का सही क्रम है। अर्थात ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बुद्धि लब्धि की जो सारणी है उसका सही क्रम है। तो ध्यान रखेंगे, उसका सही क्रम जो होगा, जड़ बुद्धि नीचे से चलेंगे, उसके बाद क्या आएगी? मंद बुद्धि, फिर आएगी श्रेष्ठ बुद्धि, फिर आएगी उच्च बुद्धि, और फिर आएगी प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बोले तो जिसका IQ कितना होता है? 140 या 140 प्लस होता है। जड़ बुद्धि बिल्कुल सबसे नीचे 0 से 25 में, और प्रतिभाशाली 140 या 140 प्लस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणा कॉन्सेप्ट का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। यानी कि आप अवधारणाओं का विकास कहाँ से करोगे? तो कहाँ से हो तो है ये? बिल्कुल आपका जो बौद्धिक लेवल बहुत अच्छा होता है, वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से उनका विकास कर सकते हैं। तो इसका संबंध किससे होगा? बौद्धिक विकास से। आपके बौद्धिक विकास यानी मानसिक विकास से संबंधित होगा, क्योंकि अवधारणा का विकास ना तो शारीरिक विकास से संबंधित होती, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, और ना ही सामाजिक विकास से। तो बौद्धिक विकास, कॉन्सेप्ट समझने में, कॉन्सेप्ट का विकास करने में किसकी ज़रूरत होती है? इंटेलिजेंसी की। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बौद्धिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को, यानी विभिन्न तरीके के बालक हैं, तो विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, अलग अलग कार्यों का उपयोग करती है। तो वह किससे प्रभावित होगी? अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है बालकों में। कुछ बालक किसी चीज़ को पसंद करते हैं और कुछ बालक किसी चीज़ को। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की बुद्धि की श्रेणियों की जो बात करते हैं, देखो कोहलर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने तो सूच का सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक, पियाजे संज्ञानात्मक, लेकिन विभिन्न तरीके की तो बात नहीं की ना। पियाजे ने संज्ञान की तो बात की, लेकिन विभिन्न। लेकिन जो हमारा गार्डनर था, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी बुद्धि से संबंधित नहीं है, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि आप ये सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम के निर्माण, ये बात आप याद रखेंगे। बुद्धि का जो बहुकारक, जो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये पाठ्यक्रम के निर्माण व निर्देशन में भी क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि अलग अलग बालक अलग अलग बुद्धि के होते हैं, अलग अलग
वैसे वस्तु पसंद करने वाले होते हैं, इसलिए वह क्या करती है, किससे प्रभावित होगी, वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि कैसी होती है, औसत बुद्धि कितनी होती है, 90 से 110। 90 से 110 तक जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, औसत बुद्धि होती है, जिसको अपन सामान्य बुद्धि बोलते हैं। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न यानी कि कितने प्रतिभाशाली लोग कितने होते हैं, ये तो बच्चों मात्र 2% ही होते हैं। प्रत्येक कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों का जो प्रतिशत होता है वो कितने होता है, 2%। इन बालकों की बुद्धि लब्धि कैसी होती है, 140 या 140 प्लस। और बहुत कम व्यक्ति कैसे होते हैं, मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से कम होती है। हालांकि मुझे ये बातें नहीं बतानी चाहिए आपको, यहाँ केवल ये पूछना चाह रहा है कि ये क्या है, लेकिन मैं ये कि यहाँ साथ ही साथ आपको जानकारी दे दूँ। कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि औसत बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 या 140 प्लस। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से कम होती है। और प्रतिभाशाली बालक प्रत्येक कक्षा में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो ये 2% पाए जाते हैं। लेकिन हमारा सवाल कुछ और पूछ रहा है अभी कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है, तो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर वितरण हो रहा है ना बुद्धि का। किसी को ये 90 से 110 दे दी, तो किसी को 140, तो किसी को 70 से कम। तो बुद्धि के किस पर, वितरण पर। राइट आंसर क्या आ जाएगा, बुद्धि के वितरण पर। किस पर प्रतिस्थापित है, बुद्धि के वितरण पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं क्या, क्या बोलोगे, होते हैं, नहीं होते, देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, सही है, बिल्कुल गलत है। सही हो सकता है, नहीं हो सकता। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, नहीं। क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष ही बुद्धिमान और सारी स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती, और ऐसा भी नहीं होता कि सारी स्त्रियां बुद्धिमान हो, ऐसा भी नहीं होता। कुछ पुरुष बुद्धिमान होते तो कुछ स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं तो कुछ पुरुष। तो ये केवल और केवल एक लैंगिक पूर्वाग्रह। और ध्यान रखना बेटा, लैंगिक पूर्वाग्रह होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये गलत ही होते हैं। कभी आपसे पूछ लेना लैंगिक पूर्वाग्रह होते हैं, तो आप कह देना कि लैंगिक पूर्वाग्रह कैसे होते हैं, गलत होते हैं। तो ये किस पर है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि जो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं होता। ना तो सभी पुरुष बुद्धिमान होते हैं, ना ही सभी महिलाएं बुद्धिमान होती है। पुरुष भी बुद्धिमान हो सकते हैं और महिलाएं भी बुद्धिमान हो सकती हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और कैसी कोशिश,